हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। अब पढ़ाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है एक बार फिर से। अब सीधा मैं टॉपिक पे आता हूँ। पिछले लेक्चर में अपन ने जो पढ़ा था, मैंने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बताया था, मैट्रिक्स का गुणन, उसकी प्रॉपर्टियों के बारे में भी बताया था मैंने। उसके साथ साथ ही मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने ये भी बताया था कि कुछ मैंने ट्रांसपोज, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी मैट्रिक्स अवयव के परिवर्त के बारे में बताया था। उसके साथ साथ लास्ट में जाते जाते मैंने ऐसे ही आपको बता भी दिया था कि ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स का टी ए डैश, जैसे ए का ए डैश या ए ट्रांसपोज निकालते हैं, अगर वो -a के बराबर आ जाता है मैट्रिक्स के, तो विषम सममिति सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और अगर वो ए ट्रांसपोज यानी ए डैश यानी ए का परिवर्त निकालने पर अगर वो वापिस ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, इक्वल आ जाता है, तो उसे अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। आज अपन सबसे पहले मैं ट्रांसपोज की कुछ और थोड़े से प्रॉपर्टी या गुणधर्म कहूँ उनको डिस्कस करूंगा। उसके बाद अपन क्वेश्चन करते हैं और इसकी सिमेट्रिक और जो विषम सममित आयु है, सममित आयु है, उसके जो प्रॉपर्टियां होती हैं, कौन सी मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक बनेगी, कौन सी मैट्रिक्स सिमेट्रिक बनेगी, कौन सी मैट्रिक्स यानी विषम सममित आयु बनेगी, कौन सी मैट्रिक्स सममित आयु बनेगी, उसके बारे में, उनकी प्रॉपर्टी के, उनके गुणधर्म के बारे में अपन फर्दर डिस्कशन करेंगे, आगे बाद में बात करेंगे। ट्रांसपोज में मैंने आपको बताया भी था अच्छे से कि ट्रांसपोज में होता क्या है, जो रो दी गई है, जो पंक्तियां दी गई हैं, उनको कॉलम बना दो। जैसे ये रो पहली थी, उसको पहला कॉलम बना दिया, इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, थर्ड पंक्ति, तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम बना दो। ऐसे ही मैंने बताया था। अभी इसी के अंतर्गत एक चीज मैंने एक बात और बताई थी, आपको बताई भी थी कि अगर आपने रो को कॉलम बना दिया, जो जितने भी पंक्तियां उनको कॉलम बना दिया, तो जो कॉलम होंगे वो अपने आप रो बन जाती हैं, जो कॉलम होते हैं वो अपने आप रो बन जाते हैं, जो स्तंभ होते हैं वो अपने आप ही उसकी दूसरी रो में उसमें पंक्तियां बन जाती हैं। जैसे इसमें स्तंभ ये था, इसमें कॉलम ये था, उसमें वो रो बन गया है। तो यही है, मतलब इसमें होता क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में अपने आप जो होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या होता है, कॉलम और जो रो होता है उनका एक्सचेंज होता है। यानी जो रो था वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम था वो रो बन जाता है, अर्थात जो पंक्ति थी वो स्तंभ बन जाते हैं ट्रांसपोज करने पर, और जो स्तंभ थे वो क्या बन जाते हैं, पंक्तियां बन जाती हैं। यही बताया था, जैसे ये स्तंभ था वो उसमें पंक्ति बन गया, मैंने ट्रांसपोज करके लिख दिया। कि मैंने पहले इसलिए लिखा ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है। तो जो इसका मैंने ट्रांसपोज किया, तो जो स्तंभ थे वो देखो पंक्तियां बन गई, जो कॉलम थे वो रो बन गए हैं, और जो रो थी वो क्या बन गए हैं, कॉलम बन गए। अब इसी के साथ ऐसे ही बनी दूसरे वाले साथ एक चीज और बताई थी मैंने कि अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है उसका उल्टा हो जाता है ट्रांसपोज करने पर, परिवर्तन। जैसे इसका 3x2 ऑर्डर था तो उसका ऑर्डर 2x3 बन जाएगा। लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, वर्ग आयु होगा, तो उसका ऑर्डर 3x3 फिर 3x3, क्योंकि इस 3 को पहले लिखो बाद में लिखो, बात तो वही रहने वाली है। तो मैंने कहा था कि ऑर्डर भी थोड़ा क्रॉस हो जाता है। 3x2 था वो, तो ट्रांसपोज करने पर ऑर्डर क्या बन जाएगा, 2x3। हम इसी के साथ उसके ट्रांसपोज की अपन कुछ प्रॉपर्टियां थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर मैं किसी का ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी या फिर ए डैश का फिर से मैं डैश कर दूं, तो वापस ए मैट्रिक्स बन के आ जाता है। जैसे यहां ही देखो, ए का मैंने ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाली, उसकी परिवर्त आयु निकाल दिया। अगर इसका मैं दोबारा से ट्रांसपोज निकालूं, नीचे वाले को मैं मिटा देता हूं, नीचे वाले का अगर मैं नया भी मिटाऊं, तो देखो अब इस डैश का मैं फिर से अगर डैश निकालता हूं, ए डैश का डैश अगर मैंने निकाल लिया, या फिर ए ट्रांसपोज का वापस मैंने ट्रांसपोज निकाल लिया, एक मैट्रिक्स का परिवर्त का वापस परिवर्त कर दिया, तो देखो अब क्या था, जो रो थे उनको कॉलम बना दो। अब रो क्या थी, 2 4 6, इसको कॉलम बना दो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 2 4 6, जो सेकंड थी उसको 3 5 6, सेकंड रो से दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बना दो, ये बन गया। अब देखो ये जो निकल के मैट्रिक्स आई है वो ए के बराबर ही है, ए के इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको पढ़ाया था। तो ए और ए ट्रांसपोज, पहली प्रॉपर्टी यही है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद फिर से अगर आप ट्रांसपोज करते हो, किसी मैट्रिक्स का, किसी अवयव का एक बार परिवर्त कर दिया, फिर से परिवर्त कर दो, तो वो पहली वाली मैट्रिक्स ही वापस निकल के आ जाती है। तो पहली प्रॉपर्टी यही है, इसको मैं मिटा देता हूं यहाँ पे। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी जो आती है वो ये आती है कि दो मैट्रिक्स हैं ए प्लस बी, उनका आपने ऐड किया फिर ट्रांसपोज किया, वो हमेशा इक्वल होगी कि दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज करके फिर ऐड कर दो। देखो यहाँ ए और बी का तो एडिशन कर नहीं सकते, एडिशन करने के लिए, योग करने के लिए मैंने आपको बताया था दो मैट्रिक्सों का ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर, ऐसी मैट्रिक्स लेंगे अपन जिसका ऑर्डर सेम हो, तो मैं यहाँ बी को मिटा देता हूं। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी दो मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स का ऐड कर दिया, पहले उनको ऐड किया है, उनका योग किया है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज किया है।
वो हमेशा किसके बराबर होगा कि उन दोनों मैट्रिक्स को आप अलग अलग से ट्रांसपोज कर दो, अलग अलग परिवर्त कर दो, फिर उसको ऐड कर दो। जैसे ए था, ए का एडेस निकाल दिया मैंने, बी कोई मैट्रिक्स बना लिया, सेम ऑर्डर का लेना पड़ेगा, एडिशन करना है, तो यहाँ 0 1 2 3 4 5 ऐसे मैंने कर दिया। बी का डैश भी निकालूंगा, बी का ट्रांसपोज निकालूंगा, डैश लिखूं या टी लिखूं एक ही बात है। तो देखो मैंने क्या कहा था, जो रो थे उनको कॉलम बना दो, जो पंक्तियां थी उसको स्तंभ बना दो, यानी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदल दो। तो देखो 0 1 2 ये कॉलम है, स्तंभ है, तो इसको रो बना दो 0 2 4, इसको भी रो बना दो 1 3 5। ठीक है, अब देखो दोनों का मैं अलग से एडिशन करूंगा, दोनों का अलग से मैंने एडिशन कर दिया, a प्लस बी अगर मैंने निकाल लिया, दोनों का एडिशन कर दो। मैंने क्या कहा था, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंटों का एडिशन होता है, a11 का b11 में ऐड होगा, a12 का b12 में ऐड होगा। वैसे ही यहाँ ऐड करना है, 2 में 0 ऐड होगा 2, 3 में ये 1 4, 4 में 2 6, 5 में 3 ऐड होगा 8, 6 में 4 ऐड होगा 10 और 7 में 5 ऐड होगा 12। अब इस मैट्रिक्स का, अभी a प्लस बी मैट्रिक्स आ गई, अब इस जो मैट्रिक्स अपने पास है उसका मैं ट्रांसपोज कर देता हूं। देखो a प्लस बी मैट्रिक्स का डैश मैंने निकाल दिया और वो डैश देखो क्या निकल के आने वाला है। डैश में करना क्या है, ट्रांसपोज में परिवर्तन में करना क्या है, जो कॉलम थे उनको रो बना दो, और रो अगर आप कॉलम को रो बना दोगे, स्तंभों को पंक्तियां बना दोगे, तो फिर अपने आप जो है रो जो होती हैं, जो पंक्तियां जो है वो अपने आप कॉलम बन जाएंगी। तो देखो 2 ये स्तंभ था, इसको मैंने लिख दिया 2 6 10 रो बना दिया, ये 4 8 12 है तो इसको मैंने रो बना दिया। तो आप देखोगे जो कॉलम मैंने स्तंभ को पंक्तियां बनाई थी, कॉलम को रो बनाया था, अब इसमें जो रो थी वो अपने आप कॉलम बन चुके हैं, इसमें जो पंक्तियां थी वो अपने आप स्तंभ बन चुके हैं। 2 4 रो थी, ये देखो कॉलम बन गया। तो a प्लस बी का डैश है कुछ ऐसा आया है। उसमें क्या क्या है, a प्लस बी का पहले a प्लस बी करोगे, फिर उसका ट्रांसपोज लोगे, या फिर दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज ले लो और फिर उनको ऐड कर दो। देखो दोनों का मैंने अलग अलग ट्रांसपोज ले लिया है, अब इन दोनों का मैं ऐड कर देता हूं, दोनों हमेशा इक्वल आएंगे, दोनों हमेशा बराबर आएंगे, दोनों का ऐड करो 2 प्लस 0। ऐड कैसे करना है मैं बहुत अच्छे से आपको समझाया है मैंने। देखो ऐड कितना आने वाला है, 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 4 10, 3 प्लस 1 4, 5 प्लस 3 8 और 7 प्लस 5। ये भी क्या है, ये क्या थी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी, ये भी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। अब यहां से देखो a प्लस बी किया, पहले a और b मैट्रिक्स को अपन ने ऐड किया, उनका योग किया, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाला, तो कौन सी मैट्रिक्स आई 2 6 10 4 ये मैट्रिक्स। हमने अब क्या किया है, दोनों का अलग अलग से ट्रांसपोज निकाला है, दोनों का अलग अलग परिवर्तन निकाला है, फिर उनको ऐड किया, फिर उनका सम किया है, फिर उनका योग किया है, तो फिर ये मैट्रिक्स है। यहां से देखो a प्लस बी करके फिर उसका ट्रांसपोज किया, या अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड किया है, और आपको पता चल रहा है ये इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, दोनों मैट्रिक्स इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से ऑर्डर सेम होना चाहिए उनके, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी a11 इक्वल टू b11। देखो 2 2 6 6 10 10 4 4 8 8 12 12। इसका मतलब यहां से a प्लस बी को ऐड करके ट्रांसपोज करो, या फिर अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड कर दो, वो हमेशा इक्वल आने वाले हैं, दो हमेशा बराबर होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी ये है। एक प्रॉपर्टी जो है मैं यहां लिखता जा रहा हूं कि के ए कोई किसी मैट्रिक्स को अपन ने के से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी मैट्रिक्स को अपन ने के से गुणा कर दिया, के कोई कांस्टेंट है, ठीक है, स्केलर है, तो उसका मैंने ट्रांसपोज कर दिया, उसको डैश कर दिया, उसका डैश करने के बाद अपन लिखेंगे तो वो कुछ ऐसा होगा, मतलब के जो के था वो के का के ही रहने वाला है, उसका कोई उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि क्यों तो एक कांस्टेंट है, उसका क्या आप रो और कॉलम बनाओगे, उस रो को कहां के कांस्टेंट है तो वो एक कांस्टेंट ही रहने वाला है। अब इसको भी मैं प्रूव करके दिखाता हूं। जैसे मैं नीचे वाले मैट्रिक्स को मिटा दूं अगर बी को, क्योंकि अपने को सिर्फ एक मैट्रिक्स की जरूरत है, अगर बी वाले मैट्रिक्स को मैं मिटा देता हूं एक बार, तो देखो अब क्या करूंगा, किसी भी स्केलर से किसी भी मैट्रिक्स को मैंने किसी भी कांस्टेंट से किसी भी नियतांक से मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया था। जैसे ये मैट्रिक्स है ए को मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका क्या मतलब है कि मैट्रिक्स का अवयव का प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक अवयव के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिखाया था, बताया था मैंने। ये कि मैंने यहां लिख दिया, यानी 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर गुणा हो जाएगा प्रत्येक एलिमेंट से प्रत्येक अवयव से। तो इसको देखो क्या लिख देंगे अपन, 2k 3k 4k 5k 6k और 7k, ऐसा बन जाएगा।
अब इसका मुझे ट्रांसपोज करना है, यानी के ए अपने पास आ गया और एक अकेला ए बी है अपने पास। अब मैं के ए जो मैट्रिक्स आया है, के ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूंगा, डैश कर दूंगा, उसका परिवर्त निकालूंगा। यहां ना निकाल के मैं इसको यहां निकालता हूं कि के ए का जो मैंने अब ट्रांसपोज निकालना है उसका परिवर्त आयु निकालना है। डैश लिखो या टी लिखो एक ही बात है। तो इसका परिवर्त आयु निकालने के लिए, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने के लिए अपने को क्या करना है, कॉलम को रो बना देना है, जो स्तंभ थे उसको पंक्ति बना देना। स्तंभ क्या थे उनको पंक्तियां बना दो। देखो देखो स्तंभ क्या थे, 2k 4k 6k, यानी इसको मैं रो बना दूं 2k 4k 6k। स्तंभ को पंक्तियां बनाते समय, कॉलम को रो बनाते समय या रो को कॉलम बनाते समय, जैसे मैंने यहां कॉलम को रो बनाया है, इस कॉलम को भी मैं सेकंड कॉलम को, दूसरे स्तंभ को मैं दूसरी पंक्ति बना देता हूं 3k 5k और 7k। तो आप देखोगी कि जो कॉलम को अपन ने रो बना दिया, स्तंभ को अपने पंक्ति बना दी, तो जो इसमें पंक्तियां थी वो अपने आप उसकी कॉलम उसके स्तंभ बन जाते, इसमें जो रो थे वो अपने आप इसकी कॉलम बन जाते। ठीक है, तो अब ये के डैश निकाल लिया मैंने। अब देखो मैंने एक चीज और बताई थी मैट्रिक्स का, स्केलर के साथ मल्टीप्लीकेशन करने पर, किसी नियतांक से उसका मल्टीप्लाई करते हैं, अगर अपन उस मैट्रिक्स से किसी नियतांक को बाहर निकालते हैं, कॉमन लेते हैं, तो वो प्रत्येक एलिमेंट से, प्रत्येक अवयव से वो के बाहर आता है। देखो सब में के है, इस के को मैं बाहर निकाल सकता हूं। इसका मतलब इस मैट्रिक्स को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, के मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर लिख दूंगा 2 4 6 3 5 7। ठीक है, के अब के ए डैश देखो किसके बराबर आ गया, के ए डैश जो है किसके बराबर आ गया, के, और ये 2 4 6 3 5 7 आ गया। अब देखो 2 4 6 3 5 7 किस ए डैश के बराबर है, ए डैश के इक्वल, अपन ने ए का डैश निकाला, ए का ट्रांसपोज निकाला, ए का परिवर्त आयु निकाला, तो वो डैश ही आया था। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है, ये वाली जो मैट्रिक्स है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, सर्कल नहीं बनेगा मेरा, लेकिन सर्कल कर रहा हूं, वो ए डैश के इक्वल है। इसका मतलब यहां से के एक, पहले मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया, फिर उसका ट्रांसपोज किया, तो देखो क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया अपने पास के ए डैश। के ऐसा कैसा बाहर आ गया, मतलब के ए का ट्रांसपोज करने पर, परिवर्त करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, के बाहर आ जाता है, और डैश जो ट्रांसपोज होता है वो सिर्फ एक कांस्टेंट का ही, उसका मैट्रिक्स का ही होता है। ठीक है, तो अपने पास इसको अगर आपको नोट करना है, मैं एक बार देख लेता हूं कि बोर्ड में ये नजर आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो मुझे लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं कहीं। ठीक है, मेरे हिसाब से नजर नहीं आ रहा है, तो इस चीज को जो नीचे जो मैंने के ये लिखा है, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। तो देखो इस चीज को मैं लिखूं कहां, यहां लिखता हूं। देखो जो ये के ए डैश था, तो इसका मतलब वहां से मैंने एक बताया था कि के कॉमन ले लेते हैं, तो के ए डैश जो है, के ए का जो ट्रांसपोज है, परिवर्त है, उसमें के कॉमन ले लिया, तो वो क्या हो जाएगा 2 4 6 और 3k 5 और 7, के बाहर आ गया। अब आप देखो ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है ए डैश के इक्वल है, देखो 2 4 6 3 5 7, इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं के ए डैश। ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैं सर्कल, ये जो मैट्रिक्स है, इसको ए डैश के इक्वल लिख सकता हूं, तो के एक का ब्रैकेट बंद, इसका ट्रांसपोज, इसका परिवर्त इसके इक्वल आ गया, जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी। ऐसे ही इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी और होती है, इसका फोर्थ गुणधर्म होता है ट्रांसपोज का, परिवर्त आयु का। इसको मैं फिर से मिटा देता हूं और यहां से भी मैं इसको मिटा देता हूं कि अपने पास कोई दो मैट्रिक्स है ए और बी, कोई दो मैट्रिक्स मैंने ली ए और बी, और उनका मल्टीप्लीकेशन किया। मल्टीप्लीकेशन तो तभी करेंगे जब डिफाइन होगा, और मल्टीप्लीकेशन कब डिफाइन होता है मैंने आपको बताया था, याद आ रहा होगा, कुछ याद आ रहा है, CR क्लास रिप्रेजेंटेटिव, मैंने पहले का कॉलम दूसरे की रो, SP भी बताया था, पहले का स्तंभ दूसरे की पंक्ति, अब शायद याद आ गया होगा। तो दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लीकेशन कब कर सकते हैं, जब पहले मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लीकेशन करने पर, यानी अगर मैं ए बी करूंगा तो इसकी तो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू होने चाहिए इसके नंबर ऑफ रो के। अगर मैं इसी चीज को मैं बी ए लिखूंगा तो बी की नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड जो है उसके नंबर ऑफ रो, यानी पहले में तो स्तंभों की संख्या दूसरे में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। पहले में स्तंभों की संख्या दूसरों में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी, तभी अपन उनका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो उसमें तीसरी जो प्रॉपर्टी है, चौथी जो प्रॉपर्टी है, इसका मैंने किसी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स लिए, उनका मल्टीप्लीकेशन कर लिया, उनका गुणन कर लिया, उसके बाद उसका परिवर्त निकाला है, उसका ट्रांसपोज निकाला है, तो वो ऐसे बनता है बी डैश ए डैश, यानी ए बी बी बन जाता है और दोनों का डैश
निकल के आता है। अब इसी चीज को मैं किसी एग्जांपल के साथ भी अगर मैं प्रूव करूं तो देखो मैं एक छोटी मैट्रिक्स लेके आपको समझा देता हूं। ये प्रॉपर्टी को मैं यहां लिख रहा हूं। जो प्रॉपर्टी है अपने पास, ए बी कोई दो मैट्रिक्स है, उनका मल्टीप्लीकेशन करके उनका ट्रांसपोज किया तो वो बी डैश और ए डैश बन जाता है। अब इस मैट्रिक्स को मैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बना लेता हूं ताकि क्या होगा, प्रूफ करने में अपने पास आसान होगा एग्जांपल के थ्रू। मैंने ये मैट्रिक्स ऐसे लिख ली, अगर उसका ट्रांसपोज कर दूंगा तो देखो ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर मैं कर दूंगा तो ये कुछ ऐसे ही बनने वाली है 6 7, यानी एक मैट्रिक्स का मैंने ले ली ये, ठीक है। मैंने दूसरी मैट्रिक्स ले ली कोई बी। मल्टीप्लीकेशन होने के लिए जरूरी है कि उनका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, पहले मैं बता चुका हूं मल्टीप्लीकेशन कब होगा, ठीक है। मैंने बी भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली 2 क्रॉस 2 की। मान लो कि मैंने ले ली 0 1 -1 4। अब इसी का भी मैंने ट्रांसपोज निकाल दूं, बी का बी डैश निकाल दूं, बी डैश निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, देखो ये 0 -1 1 और 4। ऐसी कोई बात है नहीं है कि आप स्क्वायर मैट्रिक्स लो, कोई वर्ग आयु लो, अब एक रेक्टेंगुलर आयताकार आयु लेके भी प्रूव कर सकते हो, बस उनका ए बी मल्टीप्लीकेशन जो है वो डिफाइन होना चाहिए। तो अब देखो मैंने ए निकाल लिया, ए मैट्रिक्स था, ए डैश निकाल लिया, बी मैट्रिक्स था, बी डैश निकाल लिया। अब मैं इसको ए बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए बी को मैं गुणा कर रहा हूं। ए बी को गुणा करने का मतलब क्या है, देखो मैंने ये ए यहां लिखा, कहने का मतलब क्या था, इसकी रो लेंगे, इसका कॉलम लेंगे, ऐसा ही था। यानी इनको मल्टीप्लाई करता हूं, देखो 3 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, ये रो ये इस तरफ, तो देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 × 0 3 × -1 यानी -3 हो गया। अब फिर ये इसके साथ, ये जो फर्स्ट रो है पहली पंक्ति है वो दूसरे स्तंभ के साथ दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी 2 × 1 प्लस 3 × 4 यानी 12, ठीक है। अब ये जो दूसरी रो लेंगे, दूसरी पंक्ति लेंगे, उसको पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -5। मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, आपको करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हर लेक्चर में वो चीज बार बार एक्सप्लेन कर नहीं सकते क्योंकि लेक्चर लंबा होता है फिर। और इसको दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो 4 और 20 24, 4 × 1 होगा प्लस 5 × 4 होगा 24। अब इसको भी मैं लिख देता हूं, देखो 2 + 12 कितना होगा 14 होगा, इसका मतलब मैंने ये लिख दिया। ए बी निकाले, अब इसका डैश करता हूं मैं, देखो ए बी निकल गया है तो ए बी का मैं डैश कर देता हूं। ए बी का मैं डैश कर दूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, आप खुद सोचो क्या होने वाला है। ए बी का मैं डैश कर दूंगा तो देखो क्या बन जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा अपने पास कुछ ऐसा -3 और 14, ठीक है, -5 और 24, ये अपने पास ए बी डैश आया है। अब ये जो जगह बची है वहां पे मैं बी डैश और ए डैश निकालने वाला हूं, बी डैश का और ए डैश का मल्टीप्लीकेशन निकालने वाला हूं। बी डैश का ए डैश के साथ मल्टीप्लाई करना है, बी डैश है तो देखो अब बी डैश पहले है तो इसकी रो लेंगे, उसके कॉलम लेंगे, ऐसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। यहां मैं बी डैश लिख देता हूं, यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं बी डैश ए डैश को, नहीं लिखा है यहाँ पे। तो इस रो को इसके कॉलम के साथ 0 से 2 और -3 बनने वाला है, ठीक है। फिर इस रो को इसके कॉलम, इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा और ये -5 बन जाएगा। फिर ये पंक्ति लेंगे, इसको पहले स्तंभ के साथ दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, ठीक है। फिर ये रो लेंगे, इसको पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 4 × 2 × 1 यानी 2 प्लस 4 × 3 यानी 12, ठीक है। फिर अब इस रो को, इस पंक्ति को इस कॉलम के साथ गुणा, दूसरे कॉलम के साथ दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 4 होगा यानी 4 प्लस 4 × 5 होगा यानी 20। तो देखो इसको लिख देता हूं 12 + 2 14 यानी 14, और ये कितना हो गया 20 + 4 यानी 24 यानी 24। अब देखो आपको, देखो ए बी को मल्टीप्लाई किया, अपन ने सबसे पहले ए का मल्टीप्लीकेशन किया, फिर उसका डैश निकाला, उसका ट्रांसपोज, उसका परिवर्त आयु निकाले, तो क्या निकल के आया -3 -5 14 और 24, ठीक है। अब अपन ने और क्या किया, ए डैश निकाला, बी डैश निकाला, फिर बी डैश ए डैश निकाला और बी डैश ए डैश का मल्टीप्लीकेशन निकाला, तो भी देखो यही मैट्रिक्स आ रही है -3 -5 14 14 24 24। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो क्या होता है बी डैश ए डैश, पहले बी डैश आता है, यहां ए पहले था वहां उधर बी डैश ए डैश बन जाता है, ठीक है।
तो इसी के साथ ये परिवर्त की जो कुछ प्रॉपर्टियां थी मैंने बताया, कुछ नहीं, किसी भी मैट्रिक्स का एक बार ट्रांसपोज करके, एक बार परिवर्त करके फिर से परिवर्त ट्रांसपोज करते हो तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। कोई दो मैट्रिक्स का ऐड करके फिर ट्रांसपोज करते हो, या फिर उन मैट्रिक्सों का अलग अलग ट्रांसपोज करके अलग अलग परिवर्त आयु निकाल के फिर ऐड कर दो, एक ही बात है। किसी कांस्टेंट से, किसी स्केलर से, किसी स्थिरांक से मल्टीप्लाई करके ए मैट्रिक्स का फिर ट्रांसपोज करो तो के ऐसा कैसा ही बाहर आता है, कोई फर्क पड़ता नहीं, ट्रांसपोज सिर्फ मैट्रिक्स का होता है। और कोई दो मैट्रिक्स हुआ मल्टीप्लिकेशन गुणन करने के बाद अगर आप ट्रांसपोज परिवर्त करते हो तो वो बी डैश ए डैश बन जाता है, यानी उनका ये ए बी था, यहाँ बी डैश ए डैश बनता है। यही इसकी तीन चार प्रॉपर्टियां थी जो मैंने डिस्कस की है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सममित आयु, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित आयु, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आयु, विषम सममित आयु। वैसे पहले मैं बता ही चुका हूं ए ट्रांसपोज या ए डैश, ये ए डैश ए ट्रांसपोज एक ही बात है। अगर ए के बराबर आता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित आयु होता है, और अगर ए ट्रांसपोज ए डैश अगर माइनस ए के इक्वल आ जाता है तो वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममित आयु होता है। ये चीज मैं बता चुका हूं। इसकी प्रॉपर्टीज के गुणधर्म दोनों मैट्रिक्सों के अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि कुछ एग्जाम्पल अपन करेंगे, तो वो कुछ एग्जाम्पल में आपके कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं आपके डिस्कस कर देता हूं 3.2 के। देखो 3.2 में कुछ समस्या मैं आपको बताता हूं। हाँ, एक चीज मैं और बताना भूल गया, अभी मुझे याद आया। कोई भी दो डायगोनल मैट्रिक्स, पहले बात, कोई भी दो डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं सेम ऑर्डर की कोई भी दो डायगोनल मैट्रिक्स होंगी तो उनके लिए उनको मल्टीप्लाई करने पर हमेशा कम्यूटेटिव लॉ या क्रम विनिमय नियम का पालन हो जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स की एक स्पेशल टाइप ले लिया, यानी डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आयु ले लिया, और उनका मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो उसमें हमेशा ए बी इक्वल टू बी आने वाला है। याद रखना, अगर पूरी मैट्रिक्स की बात करता है तो वहां ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैट्रिक्स ऐसा नहीं है कि हर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आयु होती है। लेकिन अपन एक स्पेशल केस ले लिया तो डायगोनल मैट्रिक्स जो होते हैं उनके लिए ऐसा हो निकल के आता है। डायगोनल का मैट्रिक्स का मतलब अब ये मत कहना कि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर, अब ये मत कहना कि वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। मैंने पहले बता दिया, डायगोनल मैट्रिक्स की पहली प्रॉपर्टी होती है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आयु होना चाहिए। तो डायगोनल वो स्केलर, अब ये मत कह देना कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है क्या डायगोनल, फिर तो मतलब पूरी करी कराई मेहनत मिट्टी में मिल जाने वाली सी बात है। कि डायगोनल मैट्रिक्स होने का मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी ही चाहिए। अब आपके लिए कोई, जैसे मैंने 2x2 की कोई डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, पता है इंग्लिश खत्म हो गई है, रेड से लिख देता हूं मैं। डायगोनल मैट्रिक्स का मैंने बताया कि डायगोनल यानी विकर्ण के अलावा सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो। विकर्ण के एलिमेंट भी जीरो हो सकते हैं, ये भी वहां मैंने अच्छे से समझाया था। तो ये मैंने ले लिया एक डायगोनल मैट्रिक्स ए। ऐसे ही मैंने कोई बी मैट्रिक्स ले लिया 2 0 0 -1। अब देखो आप ए बी करो, बी ए करो, दोनों हमेशा बराबर आएंगे। ठीक है, देखो मैं ए बी निकालता हूं तो देखो क्या आने वाला है। मेरे हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो कुछ ऐसा ही आने वाला है, और बी ए आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप फिर भी देखोगे मेरे हिसाब से तो यही आने वाला है। ठीक है, और यहां से आप देख रहे हो बी ए इक्वल टू ए बी आ रहा है। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की है, समान कोटि की है और वर्ग आयु है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन ए बी और बी ए दोनों तो डिफाइन होने वाले हैं, दोनों परिभाषित होंगे ही। अब बात इक्वलिटी की आती है, दोनों बराबर होंगे तो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में वैसे होता क्या है कि मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उनका गुणन करते हैं तो डायगोनल के एलिमेंट ही मल्टीप्लाई होते हैं। देख लो 1 1 से मल्टीप्लाई, इसका डायगोनल का पहला एलिमेंट, इसकी विकर्ण का पहला एलिमेंट ये था, इसके विकर्ण का पहले एलिमेंट से गुणा होगा, यानी 1 का 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा। बाकी तो सारे जीरो रहने ही है डायगोनल में, और 2 का -2 से मल्टीप्लाई होगा, याद रखना। हाँ, एक चीज मैं और बताना चाह रहा था कि मेरे हिसाब से आपको एक चीज कंफ्यूज कर सकती है। जैसे अपन ने मैट्रिक्स का टाइप पढ़े थे, वहां पे अपन ने तत्समक आयु आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा था। फिर अपन एडिशन में आए, मैट्रिक्स के एडिशन में आए, वहां पे भी अपन ने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी, एडिशन के लिए तत्समक, योग के लिए तत्समक आयु पढ़ा। और फिर अपन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आए, गुणन में आए, तो भी वहां भी अपन ने मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी पढ़ा। तो उस तत्समक आयु को अगर आपको पूछे कि तत्समक आयु क्या होता है, सिर्फ ऐसा पूछे कि तत्समक आयु क्या होता है, तो आप कहोगे वो ही ये वाला 1 0 0 1, ये तत्समक आयु ही हो, यही से बोलते हैं। लेकिन
कहीं आप ये मत बता देना कि हमने तो मैट्रिक्स में ये भी पढ़ा था कि जीरो भी तत्समक आयु होता है। वो जीरो जो होता है मैट्रिक्स के एडिशन के लिए, मैट्रिक्स के योग के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आता है। वैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता, लेकिन एडिशन की प्रॉपर्टी, एडिशन के लिए वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आता है। और लास्ट में अपन ने मल्टीप्लीकेशन के लिए भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा था, वो मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आता है जो इसके साथ मैच करता है, यानी यही होता है। तो कहीं आप जीरो को भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलने लगो, वो एडिशन के लिए। अगर आप बोलोगे जीरो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसके साथ ये जोड़ना पड़ेगा कि वो एडिशन के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काम करती है। वैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होते, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसे ही बोलते हैं। तो उसमें कंफ्यूज मत होना, वो कंफ्यूजन करने वाली चीज थी, इसलिए मैंने बताया, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ने बार बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोली है, जीरो को भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आयु बोल दिया है, जीरो मैट्रिक्स को भी। जो अपन ने टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा था उसमें भी अपन ने आइडेंटिटी तत्समक आयु पढ़ा था। तो वो जीरो वाली जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी वो एडिशन के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। वैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बोलते, वो एडिशन के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है।